एंड सेल में हम लोग पढ़ रहे थे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, एंड वी स्टडीड that prokaryote, why prokaryote cells are called as prokaryote cells, because they have underdeveloped nucleus. Prokaryote cells are prokaryote because they have underdeveloped nucleus. And eukaryotic cells are eukaryotes because they have well developed nucleus. So what is the meaning of underdeveloped nucleus? It means that when a nucleus is underdeveloped, this is you can see the region, this is a specific region. हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक, ठीक है, वायरस एक एक्सेप्शन है, उसे आप हटा दीजिए. वायरस हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है उसमें. डीएनए आरएनए दोनों होता है वैसे. सो जेनेटिक मटेरियल सब में डीएनए है. तो जो अंडर डेवलप्ड सेल, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस है, पूरा डेवलप नहीं है, वहां पर क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है, ठीक है, या हमने पढ़ा था क्रोमेटिन थ्रेड. सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, या बेटर कि आप डीएनए की जगह जेनेटिक मटेरियल ही बोलें, बिकॉज डीएनए समथिंग हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको धीरे धीरे समझ जाएंगे. सो ये जो जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से, ये जो दिख रहा है, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है. कवरिंग जो है ये जेनेटिक मटेरियल पर नहीं होती. सो जेनेटिक मटेरियल पर नो कवरिंग. एंड ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये साइटोप्लाज्म में इसी तरीके से फ्लोट करता है. नो कवरिंग, जेनेटिक मटेरियल में कोई कवरिंग नहीं, और जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, फ्लोट करता है इन साइटोप्लाज्म. सो ये जो रीजन होता है ना, ये जो जगह है, दिस रीजन वेयर जेनेटिक मटेरियल फ्लोट्स, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल की कोई बाउंड्री नहीं है, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है. तो आप देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये पिंक कलर का आपको लाइट पिंक दिख रहा है, दैट इज इट्स जेनेटिक मटेरियल. तो ये इसी तरीके से फ्लोट करता है. जिस रीजन में फ्लोट करता है ना, जिस जगह पर ये जेनेटिक मटेरियल रहता है, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, उस रीजन को क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड. ठीक है. सो न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट सेल्स. प्रोकैरियोट सेल्स आर अंडर डेवलप्ड. वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट, ये हमने पढ़ा था. सो प्रोकैरियोट सेल्स आर अंडर डेवलप्ड बिकॉज, अंडर डेवलपमेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो डीएन जेनेटिक मटेरियल है इसका, वो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, और कवरिंग नहीं होती तो वो सेल में इसी तरीके से प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में. और जहां पर प्रेजेंट रहता है उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. सो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है. आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट इज न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड होता है. नाउ वी आर मूविंग ऑन यूकैरियोट. और यूकैरियोट में पता है यूकैरियोट का मीनिंग क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. सो यूकैरियोट में ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर एक कवरिंग हो जाती है. ठीक है, ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर एक कवरिंग हो गई है, दिस इज द कवरिंग. और इस कवरिंग की वजह से, जेनेटिक मटेरियल पे जो कवरिंग आ गई है, इस वजह से इस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस.
सो द बेसिक थिंग इज वेरी सेम। हर ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसे हम सेल बोलेंगे, हमने इनिशियल स्टेज पर क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम सेल बोल सकते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। सो प्रोकैरियोट में भी जेनेटिक मटेरियल है, बट जेनेटिक मटेरियल पर कोई कवरिंग नहीं है, वो एक खाली रीजन है जेनेटिक मटेरियल पर, ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, जस्ट जेनेटिक मटेरियल। तो वो रीजन जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो ये जेनेटिक मटेरियल पर कोई कवरिंग नहीं है, और जहां पर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, ठीक है, डीएनए एग्जैक्ट टर्म नहीं है, बट हम जनरली जेनेटिक मटेरियल को डीएनए बोल देते हैं। तो वो जहाँ, वो जगह सेल में जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और स्पेसिफिक कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट में कवरिंग नहीं है जेनेटिक मटेरियल पर, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। एंड यूकैरियोट में न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप है। तो क्यों बोला न्यूक्लियस, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल पर कवरिंग है, और कवरिंग होने की वजह से क्या बोला, इसको न्यूक्लियस कहा जाएगा। सो ये तो बात हो गई जेनेटिक मटेरियल की, किसी में कवरिंग है और किसी में कवरिंग नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट में कवरिंग नहीं है और यूकैरियोट में कवरिंग है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म पर आते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी सेल को कंप्लीट सेल कहने के लिए उसमें साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। दिस इज साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म? ये सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो फ्लूइड वाला पार्ट दिख रहा है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़े होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो साइटोप्लाज्म, ये देखो बच्चों, ये साइटोप्लाज्म है, ये कुछ नहीं, साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक सब्सटेंस, जेल जैसा, ठीक है। ये सारा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो बीच में क्या है, न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड दिख रहा है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। और ये जो पार्ट सारा दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, जितना भी जेल लाइक सब्सटेंस है। और यहाँ पर दिस इज अ प्रोकैरियोट सेल। देखते ही पता लगा लोगे, देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा यूकैरियोट है, कौन सा प्रोकैरियोट है, क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप ही बोलोगे कि ये तो न्यूक्लियोइड है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कवरिंग ही नहीं है। दिस इज प्रोकैरियोट। साइटोप्लाज्म इसमें भी है, एंड दिस इज यूकैरियोट। यहाँ पर न्यूक्लियस है, आप अच्छे से देख सकते हो, कवरिंग प्रेजेंट है यहाँ पर। और इसमें भी ये जो भी पार्ट है, ठीक है, सारा का सारा पार्ट, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। सो एक सेल में तीन चीजें ही होती है, साइटो, या तो एक सेल में न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड होगा, डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ सेल इज दिस। रेड में बेटा whoever you are but you are late today, थोड़ा सा टाइम से आया करो बच्चों, थोड़ा सा जल्दी आया करो। ठीक है, सो ये साइटोप्लाज्म है, एंड तीन चीजें होती है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड, डिपेंड्स आइदर इट इज प्रोकैरियोट सेल और इट इज यूकैरियोट सेल। दूसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म सबके अंदर प्रेजेंट है। और एक क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है सबके अंदर, ये हमने पढ़ा है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके अंदर है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म का कुछ हम देख लेते हैं क्या स्पेशलिटी है। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरीना? आप अरीना से क्या समझते हो बच्चों? अरीना का मतलब होता है वो जगह जहां पर सारी एक्टिविटीज चलती है, ठीक है। सो सेलुलर एक्टिविटीज, जो भी सेल है, ठीक है, जो भी सेल है, चाहे वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो आपकी यूकैरियोटिक सेल हो,
सबके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म का होने की वजह से इसके अंदर साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज चलती है, जो कि किसके लिए जरूरी है, लिविंग कहलाने के लिए जरूरी है। तो हमने इस एक कंसेप्ट पढ़ा था बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज में, जब हमारी फर्स्ट क्लास थी, तब हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी सेल में से या तो आप न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड हटा दो, या किसी सेल में से साइटोप्लाज्म हटा दो, या किसी सेल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दो, तो वो कंप्लीट या लिविंग सेल नहीं कहलाएगी। लिविंग कहलाने के लिए न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड जरूरी है, साइटोप्लाज्म जरूरी है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूरी है। तो बच्चों अपने आप को म्यूट कर लो, दिस इज अननेसेसरी नॉइज। सो लिविंग एक्टिविटीज जितनी भी है वो कहाँ पर हो रही है, लिविंग एक्टिविटीज आर अकरिंग इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही क्या होते हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल। सो सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, बट हमें समझ में आ गया क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, दोनों यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। चलिए, तो फिर हम आते हैं सेल ऑर्गेनेल पर, और सेल ऑर्गेनेल आपको ध्यान रखना है, सेल ऑर्गेनेल क्या चीज होती है। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म, चाहे यूकेरियोट का हो चाहे प्रोकैरियोट का हो, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, एक तो न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी, और दोनों में क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये अभी नहीं याद करने हैं, हम पढ़ेंगे इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी सेल ऑर्गेनेल है ना बच्चों, जो भी सेल ऑर्गेनेल है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यूकेरियोट में। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंस तो हमने क्या देखा था प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में, कि प्रोकैरियोट में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, और यूकेरियोट में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट न्यूक्लियोइड, यूकेरियोट न्यूक्लियस। सेकंड जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा बड़ा, वो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेल है, ये जितनी भी सेल ऑर्गेनेल है, कौन कौन सी, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल है, सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल, सेल के ऑर्गन, ठीक है, वो हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यूकेरियोट में। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। प्रोकैरियोट में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। एक दो हो जाएंगे वो अलग बात है। सो प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल नहीं है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, ये जो भी सेल ऑर्गेनेल दिख रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, ठीक है, ये लाइसोसोम है। सो ये जो भी सेल ऑर्गेनेल है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये ध्यान रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल बहुत ज्यादा नहीं होते, यूकैरियोट में बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेल होते हैं। एंड जो सेल ऑर्गेनेल है, वो सेल ऑर्गेनेल कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, और भी बहुत सारे, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम जस्ट ये देख रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल होते हैं कौन कौन से, ठीक है। ये सारे सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, ठीक है। सो यूकेरियोट में सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और सेल ऑर्गेनेल कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। बच्चों कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो और आप यहाँ से भी पूछ सकते हो, मेरे को पूछ लो कुछ दिक्कत है अभी तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई आज की क्लास में? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके चलिए नेक्स्ट हम आते हैं वेराइटी ऑफ सेल। व्हाट इज द वेराइटी ऑफ सेल? इस वर्ल्ड में एक जैसी सेल नहीं है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल, और वही स्टडी कहलाती है वेराइटी ऑफ सेल। सेल्स आर डिफर या डिफरेंट इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। साइज में अलग है, शेप में अलग है, एक्टिविटीज में अलग है। एक्टिविटीज हम समझ लेते हैं, जो वर्क हमारी टंग की सेल करती है, ठीक है, वो वर्क हमारी आइज की सेल थोड़ी कर सकती है। क्या यू कैन सी एनीथिंग विद योर टंग? या जो हमारी टंग की सेल टेस्ट करती है, क्या आप अपनी बॉडी की नॉर्मल जो सेल है, स्किन की सेल, क्या उससे कोई चीज टेस्ट कर सकते हैं? जो हियरिंग का काम हमारे ईयर्स करते हैं, क्या आप अपने ईयर्स के अलावा कहीं से हियरिंग कर सकते हैं? सो एक्टिविटीज में भी क्या है, फर्क है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी टाइप की सेल है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, अदर देन दिस बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है हमने पढ़ी है, बैक्टीरिया की सेल होती है ये प्रोकैरियोट, ठीक है, ये प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट आपने पढ़ा है, ठीक है। प्रोकैरियोट, इस वर्ल्ड में जितने भी प्रोकैरियोट हैं, प्रोकैरियोट मतलब जिनका न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड है, इस वर्ल्ड में जितने भी प्रोकैरियोट हैं, जितने भी, ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोट क्या हैं, बैक्टीरिया, ये ध्यान रखोगे, ये फैक्ट है। जितने भी प्रोकैरियोट है वो बैक्टीरिया है, और जितने भी बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है, ये ध्यान रखोगे। ऑल प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट, ये याद रख लो फिक्स, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, और कौन सी सेल होती है बच्चों? फंगस होती है, ठीक है। अब वायरस लिखूं कि नहीं? सेल की कैटेगरी में वायरस लिखूं या नहीं, मुझे बताओ। शुड आई राइट वायरस in a category of cell or I should not? Answer me. नो। No. Why no? What is the reason behind this? Why should I not write that virus is a cell? मैम क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास में बताया था कि वायरस Yes. आगे is not a complete cell, not an independent cell. यस मैम, नॉट अ कंप्लीट सेल। किसी की बॉडी के बाहर होगा तो वो consider लिविंग है। कभी लिविंग है कभी नॉन लिविंग है। सो वायरस नहीं लिखते, ठीक है। वायरस हम सेल स्टडी में वायरस को लिविंग सेल, हम कंप्लीट सेल नहीं मानते। नाउ ये तो आपको पता है, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। नाउ एक नई टाइप की सेल जो आपने अभी तक पढ़ी या नहीं पढ़ी है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दिस वर्ल्ड। इस प्लेनेट पर, अर्थ पर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम सेल कह सकते हैं। माइक्रोप्लाज्मा से छोटा भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि माइक्रोप्लाज्मा से छोटा कुछ नहीं, वो माइक्रोप्लाज्मा से छोटा वायरस है, बट वायरस सेल नहीं है, हम वायरस को थोड़ी सेल मानेंगे। सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन अवर प्लेनेट, क्योंकि माइकोप्लाज्मा सेल होने की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। मतलब माइकोप्लाज्मा के पास क्या है, माइकोप्लाज्मा के पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के पास है न्यूक्लियस, या क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, सो न्यूक्लियोइड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूक्लियोइड है, कोई दिक्कत नहीं है। माइकोप्लाज्मा में भी बच्चों बैक्टीरिया ही है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, रिमेम्बर करना है।
mycoplasma is a kind of bacteria and all bacteria are prokaryote and all prokaryotes are bacteria. ये तो फैक्ट है, ये तो दिमाग में रख ही लेना पक्का. all bacteria are prokaryote, all bacteria are prokaryote and all prokaryotes are bacteria. this is the fact. यूकैरियोट प्रोकैरियोट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये ध्यान रखोगे कि प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया आता है, प्रोकैरियोट में और कुछ नहीं आता, ना एनिमल ना प्लांट ना कोई फंगस, कुछ नहीं. कब से पढ़ रहे हो, शायद 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, बट रिमेंबर दिस दैट ओनली बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट में और कुछ नहीं आने वाला है, आंख बंद करके प्रोकैरियोट बैक्टीरिया. सो दिस माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो काइंड ऑफ बैक्टीरिया. ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है. एंड क्या है, साइटोप्लाज्म. सो ये 3 रिक्वायरमेंट माइकोप्लाज्मा पूरी कर रहा है. ठीक है, इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, इसकी साइज है 0.1 to 0.3 म्यू एम. ये म्यू एम क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट ये जो मेजरमेंट्स है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है. जब ये क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद ये पॉज कर लेना, वीडियो में डालूंगी, अपलोड कर दूंगी. आपको ये मेजरमेंट्स बच्चों टिप्स पर याद करने हैं, आपके बायोलॉजी के बहुत ज्यादा काम के हैं. मैंने अभी बात करी है म्यू एम की. ठीक है, दिस इज नोन एज माइक्रोमीटर. और माइक्रोमीटर का मेजरमेंट क्या है, 10⁻⁻⁻6 मीटर. ठीक है, 10⁻⁻⁻6 मीटर. व्हाट डज इट मीन कि 10 के आगे 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 के आगे 6 जीरो लगाओ. ठीक है, सो 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं. ठीक है, तो 1 मीटर में ये 1 मीटर, फिर 1 डेसीमीटर में 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 टू द पावर कितने हुए, 2. ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं. फिर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं. ये देखो पावर. ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 6. ठीक है, सो ये मेजरमेंट आपको याद रखना है कि माइक्रोमीटर का क्या मतलब है. माइक्रोमीटर का मतलब है 10 टू द पावर -6, मतलब 1 मीटर के नीचे 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो लगा रहे हो, 6 जीरो लगा रहे हो. ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू द पावर -6. तो क्या होगा ये 10 लाख के करीब. ठीक है, सो 1 मीटर के आप 10 लाख या 10 लाख पार्टीशंस कर दोगे तो जो साइज निकल के आएगी वो क्या होती है, 1 माइक्रोमीटर. ठीक है, 1 नैनोमीटर. ठीक है, 1 नैनोमीटर मतलब 1 मीटर के कितने पार्टीशंस कर रहे हो आप, 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, सो 1 मीटर के आप इतने पार्टीशंस कर रहे हो. ठीक है, सो इतने पार्टीशन कर रहे हो तो वो एक जो साइज निकल के आएगी दैट इज नैनोमीटर. एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम है 10 टू द पावर -10, मतलब 1 मीटर के आपने कितने कितने डिविजन्स कर दिए 1 मीटर के आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपने 1 मीटर के इतने डिवीजन कर दिए और इतने डिवीजन में से कोई एक डिवीजन कितना छोटा साइज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगस्ट्रॉम. तो ये आपको याद रखना है, 100% याद रखना है. आपको बायो में भी काम आएगा, आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा. क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे एग्जाम में, आपने बैक्टीरिया का साइज तो याद कर लिया, आप चले गए याद करके कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ एंड साइज क्या है 0.1 to 0.3 म्यू एम. म्यू एम रट लिया बच्चों आपने, हाँ म्यू एम मैंने रट लिया, बट मुझे पता ही नहीं कि म्यू एम होता क्या है. मैंने रट तो लिया कि म्यू एम है, बट व्हाट इज म्यू एम. फिर आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज म्यू एम, 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -10 क्या है म्यू एम, ये पूछ लेंगे आपसे. तो आपको पता होना चाहिए दैट इज म्यू एम. ये वाला हमारा म्यू एम होता है कि 10 के कितने 1 मीटर के कितने पार्टीशंस कर रहे हो, 1 मीटर के आप पार्टीशंस कर रहे हो 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने जीरो लगा दो, इतने पार्टीशंस कर रहे हो. ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखना है. या फिर आप 1 मीटर में ये 1 मीटर का मेजरमेंट है
और 1 मीटर में मुझे 1 म्यूएम की सेल रखनी है, ठीक है। मुझे 1 म्यूएम की, मेरे पास एक सेल है जो 1 म्यूएम की है, ठीक है। एक सेल है जो 1 म्यूएम की, एक माइकोप्लाज्मा है जो 1 म्यूएम का है। 1 मीटर में कितने हम लोग माइकोप्लाज्मा रख सकते हैं? तो 1 मीटर में कितने माइकोप्लाज्मा रख सकते हैं? 1 मीटर में हम 1 2 3 4 5 6 इतने माइकोप्लाज्मा 1 मीटर में हम रख सकते हैं। सो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ गया क्या पूछ रही हूँ मैं, क्या बताया मैंने आपको? यस मैम। बाकी यस मैम। ठीक है। सो ये हमें लर्न कर लेना है, इसके बिना बायो मत पढ़ना। कभी एंगस्ट्रॉम आ जाएगा और कभी म्यू आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे अभी तो म्यू बोला, अभी तो एंगस्ट्रॉम बोला। वो कन्वर्जेबल फॉर्म है, माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, देख लो कन्वर्जेबल फॉर्म है, और ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, इतना कोई बड़ा नहीं है कि कन्वर्ट नहीं करना। 10th तक 11th तक आपने ये सारी चीजें पढ़ी है कि कैसे छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जो बेसिक है वो क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि कितने पार्टीशंस क्रिएट करते हैं 1 मीटर के, तब ये वैल्यू हमारी क्रिएट होती है। या कितने जीरो लगाएंगे एक म्यू के आगे, कितने जीरो लगाऊं कि 1 मीटर हो जाए? 1 म्यू के आगे 1 2 3 4 5 6। एक म्यू के आगे, म्यू मीटर के आगे अगर मैं इतने जीरो लगा देती हूँ तो मेरा 1 मीटर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यही चीज बोल रहा है ये, कि या तो आप उसको डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻6, या 1 म्यू के आगे कितने जीरो लगा दो? 6 जीरो लगा दो, तो क्या बन जाएगा? हमारा 1 मीटर बन जाएगा। सो ये स्मॉलेस्ट हो गई माइकोप्लाज्मा। लर्न दिस, लर्न दिस, लर्न दिस, लर्न दिस, रिमेंबर दिस फॉर ऑलवेज। माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की लेंथ और डायमेंशन दोनों याद रखोगे। एनसीईआरटी में एक जगह लेंथ दे रखी है, एक जगह डायमीटर दे रखा है। कंफ्यूज हो गए कि एक जगह तो ये मेजरमेंट दे रखा था मैम और एक जगह ये मेजरमेंट दे रखा था। दोनों मेजरमेंट सही है, गलत कुछ नहीं, बट एक जगह लेंथ की फॉर्म में डिस्क्राइब है और एक जगह डायमीटर की फॉर्म में डिस्क्राइब है। सो लर्न दिस, ठीक है। ये एक सिंगल बैक्टीरिया है, दिस इज अ सिंगल बैक्टीरिया, और ये सिंगल बैक्टीरिया का रियल फोटो है। दिस इज अ रियल इमेज अंडर माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर म्यूएम आ गया है, आप समझ रहे हो म्यूएम क्या चीज होती है? एंगस्ट्रॉम में भी लिख देंगे वो आपको, कभी कभी जब कंफ्यूज करना होगा ना एग्जाम में तो एंगस्ट्रॉम में भी लिख देंगे। सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगस्ट्रॉम हमें पता है कि एक ही मीटर के अलग अलग तरीके से जब हमने मीटर को कन्वर्ट करा, कभी 10⁻6 में कन्वर्ट करा या कभी 10⁻10 में कन्वर्ट करा, तो ही हमारा मीटर, ये मीटर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है कि ये जो आपके वैल्यूज हैं वो निकल के आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बदल बदल के आपको क्वेश्चन दे देंगे, बट आपको बेसिक याद होगा तो आप आंसर निकालने में पॉसिबल हो जाओगे। सो दिस इज बैक्टीरियल सेल रियल फोटो। और ये क्या है बच्चों, बता सकते हो? ये एक बैक्टीरिया है। कितना बैक्टीरिया है? 1 बैक्टीरिया, ओनली 1 बैक्टीरिया। और साइज क्या होगी इसकी? इस रेंज के अंदर आएगी। You cannot see a mu-m size with your naked eyes. आप naked eyes से mu-m का साइज नहीं देख सकते, ठीक है। और कई बार तो हम मिलीमीटर्स में भी नहीं देख सकते। तो ये इतना सारा क्या है पता है आपको? ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बार 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 मल्टीप्लाई होता है। आपने पढ़ा ना बहुत सारे मेथड, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन एंड ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। सो ये बैक्टीरिया क्या होता है? बार बार मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो बहुत छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं। ये सारे की सारी चीजें क्या है? दीज आर बैक्टीरियल कॉलोनीज। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, जैसे हमारी ह्यूमंस की कॉलोनी होती है वैसे बैक्टीरिया की कॉलोनी है। बट द बेसिक पॉइंट इज you are able to see these colonies, you are not able to see a single bacteria। ये तो बहुत ज्यादा आपको मैग्नीफाई करके बता रहे हैं। आप एक बैक्टीरिया आप इस रेंज पर थोड़ी देख सकते हो, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, पक्की बात है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई कर रखा है,
बट ये बिना माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये एक पेट्री डिश है, कुछ नहीं, पेट्री डिश एक प्लास्टिक की बाउल समझ लो, छोटी सी प्लास्टिक का कटोरा है, छोटा सा बाउल, ठीक है। सो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये नॉर्मल दिख रहा है, नेकेड आइज से आप देख रहे हो इसको, इसमें कोई भी मैग्निफिकेशन नहीं करा हुआ है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, नो मैग्निफिकेशन, नॉर्मल है, ठीक है। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि एक बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार फिशन के थ्रू, और ये इसने अपनी कॉलोनीज बना ली। और ये जो सबसे छोटा डॉट जो आप देख रहे हो, इतने सारे छोटे डॉट्स हैं, इनमें भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। कितने बैक्टीरिया? मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज है। तो आप देख किस ले रहे हो? क्योंकि नंबर बढ़ गया है बहुत ज्यादा। अगर आप एक बैक्टीरिया निकालोगे यहाँ से तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस। चलिए नेक्स्ट, सबसे छोटी सेल कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा। रेंज क्या थी? 0.1 to 0.3 म्यू एम। एंड जो लार्जेस्ट सेल है, बिकॉज एग इज सेल, ठीक है, एक जो एग होता है वो भी एक सेल होती है, चाहे किसी का भी एग हो, वो एग एक सेल होती है। और यहाँ पर ये ऑस्ट्रिच का एग है, और ये बाकी सेल के साथ कंपैरिजन कर रखा है। यहाँ पर ये चिकन का एग है, चिकन का एग तो आप सबने देखा ही है, मुर्गी का अंडा, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिच का एग है, कंपेयर कर लो साइज, ठीक है। ये कोई स्पैरो का एग है, दिस वन इज, ठीक है, ये स्पैरो का एग है, तो आप कर सकते हो कंपैरिजन। सो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल है, जो हमारा ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है। और उसका जो डायमीटर है वो 10 to 12 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर। हम वापस साइज पर आ जाते हैं, देखो हम फिर से साइज पर आ गए, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 10 to the power 2, 10 to the power 2 मतलब क्या होगा? 100 होता है ना, 10 के आगे 2, इसके 1 के आगे 2 जीरो और लगा दो तो ये 100 होता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। न्यू से कंपैरिजन करना है तो 1 मीटर में 10 to the power 6, और कितने जीरो होंगे? 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से लगा दो, ठीक है। नैनोमीटर में 9 जीरो लगा दो 1 के आगे, एंगस्ट्रॉम में 10 जीरो लगा दो 1 के आगे, ठीक है। सो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंसेप्ट निकल जाएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर है। आगे आगे देखते जाओगे तो नंबर बहुत आगे इंक्रीज होता चला जाएगा। सो ये ऑस्ट्रिच का एक साइज हमने देख ली है। नाउ दीज आर वेरियस टाइप ऑफ सेल, ठीक है। साइज अलग अलग शेप और साइज की हो सकती है। अभी आज जो चीज कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ, दैट इज अवर ब्लड सेल। ब्लड सेल के बच्चों दो साइज दे रखे, दो शेप दे रखे, एक तो राउंड शेप दे रखा है और एक बाइकॉनकेव शेप दे रखा है, देखो, ठीक है। ये राउंड शेप है, ठीक है, ये राउंड शेप है। और ये शेप कौन सा है? बाइकॉनकेव, ठीक है। सो दिस इज राउंड शेप एंड दिस इज बाइकॉनकेव शेप। ये दो शेप कहां से आए? कौन सा सही शेप है? कौन सी चीज सही है? ठीक है, डायमीटर कितना है? 7.0 म्यू एम, ठीक है, डायमीटर, ये डायमीटर। तो दो शेप दे रखे ना आरबीसी के, रेड ब्लड सेल के। अब क्वेश्चन पूछ रहा है राउंड सही है कि बाइकॉनकेव सही है, अब कौन सा आंसर दोगे? ठीक है, इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं आज। देखो बच्चों, ये आरबीसी है, ये आरबीसी का फ्रंट व्यू है, ठीक है, सामने से ऐसा दिख रहा है, सामने से, ठीक है, ये सामने से ऐसा दिख रहा है। और इसका डायमीटर कितना है? 7.5 म्यूएम। ये हमने पढ़ा है, हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 7.0, सो अप्रोक्स वैल्यू है। एंड ये क्या चीज है? ये साइड में से जो पॉपिंस की गोली देखी है कभी आपने? पॉपिंस देखी है कैसी होती है? ऊपर नीचे से थोड़ी सी डिप्रेस्ड होती है ना, थोड़ी सी। सो ये क्या होता है? बाइकॉनकेव होती है, मतलब ये इस तरीके से होती है, ठीक है। तो आपको सामने से ऐसे दिखेगी, लेकिन ये थोड़ा सा डिप्रेशन है बीच में। तो दोनों साइड से क्या होता है कि थोड़ा सा क्या होता है, बीच में से डिप्रेशन होता है, यानी बीच में से क्या है, सेल हमारी थोड़ी सी दबी हुई है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कैसा लिखते हैं कि साइड में से तो ऊपर नीचे से, दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज फ्रंट साइड,
और इसके जस्ट पीछे क्या होगी, बैक साइड। तो दोनों ही साइड में से क्या है कि साइड में से तो ऊपर है और बीच में से क्या है, थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है। साइड में से ये ऊपर है और बीच में से थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है, तो हम इसको क्या बना देते हैं, इस तरीके से दिख जाएगी। ये साइड में से ऊपर है, देखो यहाँ से ऊपर है, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से ऊपर है, कॉन्वेक्स शेप, और बीच में से क्या है, थोड़ा सा दबा हुआ है। ये देखो, ये इसलिए इस तरीके की शेप बनाई हमने, डम्ब बेल शेप या बाई कॉन्केव शेप, क्योंकि साइड में से ऊपर है बिल्कुल। ठीक है, सामने से हम यहाँ से फोटो खींचेंगे ना, यहाँ से फोटो खींचेंगे तो हमें ऐसी दिखेगी, यहाँ से फोटो खींचेंगे तो भी हमें ऐसी दिखेगी। बट ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये डिप्रेशन है, थोड़ा सा अंदर खड्डा गया हुआ है। आपने लेंस भी पढ़ा है ना, ये लेंस कैसा दिखता है, हमें इस तरीके से तो दिखता है। ये कॉन्केव लेंस ऐसा ही दिखता है ना हमको, इस तरीके से बाई कॉन्केव लेंस ऐसे ही दिखता है। ठीक है, बाई कॉन्केव लेंस समझ लो। तो कैसा बना दिया हमने इसको, थोड़ा सा सेल है तो हमने इसको कैसा बना दिया, ये इस तरीके से, ये बीच में से डिप्रेशन, एंड अगेन फिर किस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया। तो है तो वही ना, डिप्रेशन आ रहा है बीच में, ये डिप्रेशन आ रहा है बीच में। ठीक है, और ये सेल की शेप है राउंड अप थोड़ी सी, तो राउंड अप शेप दे दी। तो जो हमारी सेल है, ठीक है, ये सेल है, ऊपर से तो राउंड दिखती है, यहां से तो राउंड दिखेगी। ठीक है, और जब साइड व्यू करोगे तो कैसे दिखेगी, बाई कॉन्केव दिखेगी। ठीक है, पॉपिंस की शेप की होती है, तो पॉपिंस में जो डिप्रेशन होता है हम उसे इस तरीके से बता रहे हैं, दोनों साइड से बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ है बल्ज, और अंदर से डिप्रेशन है। और अगर बैक साइड से देखोगे तो भी बल्ज है और अंदर से क्या है, डिप्रेशन दिख रहा है। सो हम तो वो कॉन्केव हो गई, दोनों तरफ से कॉन्केव है, दो तरफ से दिखेगी। पॉपिंस की जो गोली होती है वो दोनों तरफ से डिप्रेस्ड ही होती है, हमें पता है। सो दैट्स व्हाई दोनों शेप सही है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना, बोथ शेप्स आर सेम, फ्रंट व्यू राउंड एंड साइड व्यू बाय कॉन्केव। ठीक है, तो ये हमारी शेप हो गई है आरबीसी की। थोड़ा सा आरबीसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों? नो मैम। नहीं? नो मैम। रेडमी 4 बेटा आपको तो नहीं आ रहा दिक्कत, बार बार आउट इन हो रहे थे, कनेक्शन नहीं बैठ रहा? नो मैम। ठीक है, चलो। सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आरबीसी का ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखोगे दोनों शेप सही है, फ्रंट व्यू से राउंड और साइड व्यू से कॉनकेव। जस्ट रिमेम्बर योर पॉपिंस, एक सिंगल पॉपिंस कैसे दिखती है। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, आई विल अपलोड दिस वीडियो टुडे। ओके।